आज हम लोग भारत में जो सिक्के बनते हैं सिक्के के पहचान के बारे में देखेंगे। कि हम लोग जानते हैं कि सिक्के जो होते हैं वो टकसाल में ढाले जाते हैं और ये टकसाल भारत में 4 बड़े शहरों में स्थित है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिक्का कौन से टकसाल में बनाए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम जगह है कि सबसे पहला है मुंबई। तो मुंबई में जो टकसाल जो बना हुआ है वहाँ पर जो सिक्के बनता है, चाहे 1 रुपया का सिक्का बना 2, 5, 50, 100 जितना का भी सिक्का बनता है हमारे हम लोग देखते हैं। तो उसको पहचानने का तरीका है कि जो सिक्का मुंबई में बनता है उस सिक्का में देखेंगे तो उसके नीचे बहुत छोटा सिंबल डायमंड की आकृति, इस प्रकार की आकृति बना देगा। हैदराबाद में जो सिक्के बनते हैं उसमें स्टार बना रहेगा और नेवड़ा जो बनता है उसमें गोलाकार आकृति रहेगा और लास्ट वाला टकसाल जो है वो कोलकाता में भी है। और कोलकाता में जो सिक्के बनते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई आकृति नहीं बनी होती। आप लोग पता चला सिक्के है क्या सिक्का है किसी जैसा नहीं दिखा देखे ये क्या सिक्का दिखाते हैं कि वह सिक्का कहाँ बना हुआ आकृति कहाँ है। और सिक्का है तो यहाँ देखो सिक्के हैं। तो यहाँ पर आपको देखना जब अशोक स्तंभ बना हुआ अशोक स्तंभ के नीचे जब नीचे देखना इसमें ये डायमंड बना हुआ। तो डायमंड बना इसका मतलब ये मुंबई में बना है। ये कहाँ बना है मुंबई के टकसाल में बना। तो दूसरा में देखना ये 5 रुपया का सिक्का है, इसमें किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं है। तो ये आपका कोलकाता में बना है ना। जब इसमें देखते हैं इसमें स्टार बना हुआ स्टार बना है इसका मतलब ये कहाँ बना है हैदराबाद में बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से पहचानेंगे सिक्के की कौन सा सिक्का कहाँ पर बना हुआ है। तो क्लियर हो गया। तो सिक्के के नीचे होता है उससे हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा सिक्का कहाँ बना हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में नोट केंद्रीय सरकार के निर्देश पर आरबीआई नोट जारी करती है और आरबीआई को 2 रुपया से लेकर के 10,000 रुपये तक का नोट जारी करने का अधिकार है। कितना तक का नोट जारी कर सकता है। इसी को अधिकार को प्रयोग करते हुए 2,000 रुपये का नोट भी आरबीआई ने जारी किया था। तो आरबीआई जो नोट जारी करता है वो नोट छपते हैं भारत में कागजी नोट जो छपते हैं उसके छापे खाने हैं वो भी 4 बड़े शहरों में स्थित है। पहला है नासिक जो महाराष्ट्र में है। दूसरा देवास मध्य प्रदेश में है। मैसूर कर्नाटक में है और सालगोनी पश्चिम बंगाल में है। इन चारों जगह भारत में जितने भी नोट होते हैं इसी छापे खाने में छापे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है भारत में ऋण के प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है। तो मुख्य रूप से भारत में ऋण यानी साख प्राप्त करने के 2 मुख्य स्रोत है जहाँ से हम लोग को कर्ज और लोन प्राप्त होता है। तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला औपचारिक क्षेत्र और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र। तो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे संस्थाएं आते हैं जो आरबीआई के नियंत्रण में होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आता है। तो इसको औपचारिक क्षेत्र कहते हैं क्योंकि ये सारे कंट्रोल इसके को सही कर रहा है गलत कर रहा है इसको देखभाल करने वाला आरबीआई होता है, उसके कंट्रोल होता है। इसमें आते हैं बैंक आते हैं और सरकारी समितियाँ आती हैं। दूसरा आता है अनौपचारिक क्षेत्र जो भारत में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक ऋण प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र वाले संस्थाएं होती हैं। इसमें कौन हो सकते हैं या तो महाजन हो सकता है, साहूकार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, मालिक हो सकता है, कोई अन्य हो सकता है जिससे हम लोग को ऋण या कर्ज मिलता है।
इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इसमें मनमाने तरीका से कर्ज या ऋण कर्ज दिया जाता है, लिया जाता है। इसमें कोई सही से क्या होता है, उसका जो लेन देन का जो डेटा होता है नहीं रखते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ब्याज की दर ऊंचा होता है और कर्जदार को शोषण किया जाता है, क्योंकि ये किसी का नियंत्रण में नहीं होता है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है ये औपचारिक सेक्टर। इसमें देखेंगे कि बैंक और साथी सरकारी समितियां कैसे काम करती है। अब हम लोग देखेंगे कि औपचारिक क्षेत्र जो ऋण प्रदान करती है उस पर आरबीआई नियंत्रण रखता है ना। आरबीआई कैसे नियंत्रण रखता है, उसको देखेंगे कि इसका कार्य प्रणाली को कैसे नियंत्रित करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, सभी बैंकों का मालिक होता है ना। सभी बैंकों का मालिक होता है। हम लोग व्यावसायिक बैंकों में अपना खाता खुलवा सकते हैं, चाहे कोई भी व्यावसायिक बैंक हो, चाहे उसमें सरकारी हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, उसमें कोई भी व्यक्ति इसमें खाता खुला सकता है व्यावसायिक बैंक। लेकिन आरबीआई भारत का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें कोई भी पर्सनल व्यक्ति अपना खाता उसमें खुलवा नहीं सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी कोई भी हो। आरबीआई में किसी भी पर्सनल व्यक्ति का खाता नहीं होता, पर्सनल अकाउंट नहीं होता। उसमें केवल भारत सरकार की खाता होता है, भारत सरकार के नाम से होता है, किसी व्यक्ति के नाम से खाता नहीं खुलता है ना। तो ये चीज याद रखना कि आरबीआई में किसी भी पर्सनल व्यक्ति का खाता नहीं खुलता है। अब हम देखेंगे कि आरबीआई सभी बैंकों को ऋण प्रदान करने समय क्या क्या नियंत्रण रखता है। देखो, बैंक केवल लाभ या देखता है कि आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए रखे हैं। जैसे कस्टमर जो अपना पैसा आरबीआई बैंक में व्यावसायिक बैंकों में जमा रखता है, आप जो पैसा अपना खाता खुलवाए बचत खाता, उसमें जो पैसा रखे फिर आप पैसा मांगने जाते हैं, तो आगे नजर रखता है कि ऐसा आज के रूप में अपने पास पैसा रखा है कि न सारा पैसा कर्जा में लगा दिया। यदि सब पैसा कर्जा लगा दिया जाएगा तो अपने ग्राहक को पैसा कैसे देगा जब मांगने जाएगा। तो ये नजर रखता है कि उसको अपना कुछ शेष अपने पास रखना पड़ेगा। दूसरा, बैंक यह भी ध्यान देता है कि केवल यह लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों को ही या व्यवसायियों को ही कर्जा प्रदान कर रहा है कि छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर इनको भी कर्जा दे रहा है, और ये नजर रखता है। यानी आरबीआई को कहना है कि आप सभी को ऋण प्रदान करें। व्यापारियों को ऋण दे रहे हैं तो आपको छोटे किसानों को, बड़े किसानों को, छोटे व्यापारियों को भी ऋण प्रदान करना आपको दायित्व है ना। और आगे ये भी करता है कि समय समय पर आरबीआई बैंकों द्वारा जानकारी मांगता है कि आप किसको ऋण दे रहे हैं और कितना ऋण दे रहे हैं। ये भी जानकारी देना कि आप किस ब्याज दर पर आप ऋण प्रदान कर रहे हैं। इन सभी गतिविधियों पर आरबीआई सभी बैंकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, जिससे के कारण बैंक गलती करने से डरता है, क्योंकि यदि कोई बैंक गलती करता है तो उस पर आरबीआई फाइन भी लगा देता है। हम लोग देखेंगे कि आरबीआई विभिन्न बैंकों पर जितने भी व्यवसायिक बैंक कार्यरत है भारत में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सभी को आरबीआई का नियम का पालन करना पड़ता है। तो खासकर व्यवसायिक बैंक जो राष्ट्रीय है ना, जो उसको आरबीआई का नियम को पालन करना पड़ता है कि किसको ब्याज देना, किसको लोन देना है, यानी किसको साख उपलब्ध कराना, ऋण देना है, किस दर से देना, क्या देना है। इसीलिए विभिन्न मौद्रिक नीति अपनाती है। जैसे आज देश में ऋण और मुद्रास्फीति मतलब कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति के तहत मात्रात्मक और गुणात्मक नीतियों को अपनाता है। ये आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या क्या है तो देखिए, पहला है मौद्रिक नीति जिसके माध्यम से बैंकों पर नियंत्रण रखता है। सबसे पहले है रेपो रेट, इसको हम लोग रेपो दर कहते हैं। यह एक प्रकार का, जैसे हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं तो आरबीआई विभिन्न बैंकों को कर्जा प्रदान करती है। आरबीआई भी सभी बैंकों को कर्जा देती है। आरबीआई पर्सनल व्यक्ति को कर्ज नहीं देती क्योंकि वहाँ पर्सनल व्यक्ति का खाता नहीं होता, पता है ना। तो लेकिन वहाँ बैंकों को कर्ज देती है, बैंकों को नियंत्रण रखता है। तो आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, यानी आरबीआई
रेपो रेट को बढ़ा देता है तो बैंक का कर्ज महंगा हो जाएगा। यानी महंगा में कोई सामान खरीदेंगे तो महंगे में ना बेचेंगे जी। तो बैंक महंगा में कर्जा लेगा तो कस्टमर को महंगा में कर्जा देगा कि सस्ता में देगा? महंगा में देगा। तो क्या होता है कि महंगा में जब कर्ज देगा तो वो कस्टमर कर्जा लेबे नहीं करेगा बैंकों से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाजार में पैसा घट जाता है, और बाजार में पैसा घटेगा तो महंगाई भी घटेगा। रेपो दर को कम कर दिया जाएगा तो बाजार बैंक ज़्यादा कर्जा लेंगे और बैंक ज़्यादा ग्राहकों को ज़्यादा कर्जा देंगे, तो महंगाई बढ़ेगा। यानी बाजार में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो महंगाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है कि आरबीआई बैंकों को कर्जा देती है रेपो दर के आधार पर। यदि रेपो दर ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो बैंक कर्जा कम लेने लगेंगे, तो बैंक के पास पैसा कम होगा तो बैंक भी अपना ग्राहक को कम कर्जा देगा। इस प्रकार से बाजार में पैसा घट जाएगा और महंगाई घट जाएगी। दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक कहता है कि जितना भी बैंक के पास पैसा है सब मेरे पास जमा करो, है ना। तो बैंक इसके पास जमा करने लगते हैं, और इसके पास जमा करने लगते हैं तो बैंक बोलता है रिवर्स रेपो रेट मांगा, जैसे कस्टमर को दे रहा है सस्ता दर में, लेकिन बैंक बोल रहा है तुमको ब्याज बढ़ाते रहे, मेरे पास पैसा जमा करो। तो बैंक, विभिन्न व्यावसायिक बैंक समझते हैं कि मेरा ज़्यादा सुरक्षा आरबीआई के पास पैसा रहेगा, इसलिए ग्राहक को पैसा ना जमा करके किसको जमा करने लगते हैं, आरबीआई को, और सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है ना। तो यही बताया कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों का अतिरिक्त पैसा जमा रखता है, मतलब अपने पास रखता है, इसे बढ़ाने से, तो जब क्या कहता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से बैंक जनता को लोन ना दे करके अपना पैसा कहाँ रखना पसंद करते हैं, आरबीआई के पास। इसमें भी क्या होता है, इसको भी बढ़ाने से क्या होता है कि बाजार में पैसा घट जाता है, तब पैसा कहाँ जमा हो जाता है, आरबीआई के द्वारा, है ना। तो ये दो तरीका है, अब लोग अभी देखेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है आरबीआई का। याद रखना कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, ये हमेशा याद रखना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट ज़्यादा होगा। जैसे कि देखिए वर्तमान में रेपो रेट 5.25% है, तो रिवर्स रेपो रेट 3.75% है ना। तो याद रखना कि रेपो रेट ज़्यादा होता है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से। अब इसमें हम लोग देखेंगे CRR और SLR, ये सभी आरबीआई की मौद्रिक नीति है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग को बताया था पिछले क्लास में कि CRR कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से इसमें आरबीआई विभिन्न बैंकों को बोलता है कि किसी निश्चित अनुपात में आप लोग मेरे पास पैसा जमा रखो, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है आप पर तो मैं उसमें आपको मदद करूंगा, क्योंकि आरबीआई कहता मैं आप सभी का मालिक हूँ। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, सभी का कंट्रोलर होता है, तो समस्या में कौन सहायता करेगा, मालिक। इसलिए आरबीआई बोलता विभिन्न बैंकों को कि आप लोग मेरे पास पैसा जमा रखो, और यह राशि कितना हो सकती है, या 15% तक राशि हो सकती है ना। लेकिन क्या किया गया कि वर्तमान समय में आरबीआई विभिन्न बैंकों को 4% राशि अपने पास आरबीआई के पास रखने के लिए कहता है ना। इससे क्या होता है कि यदि CRR बढ़ेगा तो बैंकों में पैसा क्या हो जाएगा, CRR को बढ़ा देगा तो मार्केट में पैसा घट जाएगा, है ना, और ये घटेगा तो मार्केट में बढ़ जाएगा। दूसरा चीज है SLR, संविधिक तरलता अनुपात। इसमें क्या कहता है आरबीआई विभिन्न बैंकों को निश्चित मात्रा में अपने पास अब पैसा सुरक्षित रखे, या तो आपको सोना चांदी के रूप में हो सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड के रूप, प्रतिभूति के रूप में हो सकता है, या नगद पैसा हो सकता है ना। तो अभी आरबीआई के निर्देश से वर्तमान में 18% विभिन्न बैंकों के पास कुल जमा का पैसा रखना पड़ता है। इसके बाद है ₹500, ₹100,
बोर्ड पे लिखा रहेगा, आरबीआई का मोहर रहेगा, है ना, आरबीआई का उसका कुछ पहचान रहेगा, आरबीआई मार्केट में बेच देगा कि ये बॉन्ड को अभी खरीदेंगे तो 5 साल बाद इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, अभी जो बॉन्ड 500 रुपये में खरीदे हैं वो 1000 में मिलेगा, बाद में बेचना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि ये बॉन्ड को खरीदने या बेचने के काम करता है, देखता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, महंगाई बढ़ गया, तो आरबीआई क्या करता है, सरकारी बॉन्ड बेचना लगता है। बेचते तो बहुत सारे लोग लालच में कि खरीदते हैं कि अभी बॉन्ड कर देंगे फिर बाद में बेचेंगे तो उनको फायदा होगा, और सब खरीदने लगते हैं तो मार्केट में पैसा घट जाता है और महंगाई घट जाती है। लेकिन जब देखता है कि मार्केट में पैसा घट गया है तो आरबीआई क्या करने लगता है कि जो बॉन्ड क्या करता था, जो खरीदा था वो क्या खरीदने लगता है, जो बाजार में बेच चुका था वो क्या करने लगा, बॉन्ड खरीदने लगा कि जो आपको बॉन्ड दिए थे आप हमको वापस कर दिए। उसके बदले में सरकार उसको क्या करती है, आरबीआई पैसा देती है। मान लो किसी बॉन्ड का 500 रुपये दाम था तो उसको 550 रुपये 1000 रुपये में क्या कर रहा, खरीद रहा है ना। इस प्रकार मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ऐसी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से बैंक आरबीआई ऋण को कंट्रोल करता है और महंगाई को कंट्रोल करता है। इन सभी नीतियों का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है ऋण को कंट्रोल करना और महंगाई को कंट्रोल करना। अब हम लोग देखेंगे अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे इसमें आते हैं महाजन, साहूकार, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सभी आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऋण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि सभी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पहुँच बहुत दूर है। तो इसका क्या नुकसान है वो देखेंगे। इसका नुकसान ये है कि ये ऋण जो प्रदान करते हैं वो ऐच्छिक होता है, उसमें कुछ लिखा उखा नहीं रहता, कितना दे रहे हैं, क्या किस दर पे ब्याज दे रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या समस्या आता है कि उन्हें नाजायज तरीके से पैसा वापस ले आता है। क्या हम इतना पैसा दिए हैं तो ब्याज की दर ऊँचा रहता है। कभी कभी ऐसा स्थिति आता है कि पैसा नहीं चुका पाने पर मारपीट के समस्या उत्पन्न हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, केस मुकदमा तक हो जाता है। कभी कभी जमीन को हड़प लिया जाता है, कभी कभी अभद्रता व्यवहार किया जाता है, समाज में उसको नीचा दिखाया जाता है। ये सब समस्याएं आती हैं। रिश्तेदार में क्या होता है, दोस्ती, रिश्तेदार टूट जाता है, दोस्ती टूट जाती है। ये सब समस्या बहुत सारे इसी प्रकार के अनौपचारिक क्षेत्र में ये सब समस्या उत्पन्न होती है ना। और ये क्या होता है कि अधिक ब्याज वसूलते हैं, वसूला जाता है और इसमें अनौपचारिक कर्जदार को अधिक महंगा पड़ता है, क्योंकि उसका ब्याज का दर ऊँचा होता है, वसूलने का तरीका गलत होता है। ऋण की ऊँची लागत, ऋण की जो लागत है वो ऊँची होता है। ऊँची लागत का अर्थ है कि जितना भी कर्जदार पैसा कमाता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको कर्जा चुकाने में भी जाता है। जैसे किसान के बारे में पिछले पढ़े कि रमा के बारे में स्वप्ना के बारे में पढ़े कि स्वप्ना जब खेती करती है तो कर्ज लेती है, कर्ज चुका नहीं पाते, अगला साल में फिर कर्ज लेना पड़ता है और नहीं चुका पाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, जमीन से भी हाथ लगाना पड़ता है। तो ये समस्या आता है। और अनौपचारिक क्षेत्रों पर मुख्यतः गरीब लोग आश्रित हैं। बड़े लोग जिसके पास पैसा अधिक, अमीर लोग जिसके पास पैसा अधिक है उधार पैसा बैंक से कर्ज ले लेते हैं, लेकिन गरीबों की बहुत समस्या उत्पन्न होती है ना। उसके पास पैसा नहीं होता और कर्ज लेने के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों पर आश्रित कर इसमें उसका शोषण होता है ना। अब देखेंगे कि हमारे देश में औपचारिक स्रोतों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका क्यों कारण है, देखेंगे कि बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक और सहकारी समिति औपचारिक क्षेत्र है। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर महंगा होता है, ऋण वसूलने का तरीका गलत होता है ना, लोगों का आय बचत नहीं हो पाता है, इससे लोगों की आय बढ़ सकती है और लोग अपनी ज़रूरतें को के लिए सस्ता कर्जा ले सकेंगे, वे फसल उगा सकते हैं, है ना, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, व्यापार का काम कर सकते हैं, किसी भी कोई काम कर सकते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, सस्ता और सामर्थ्य ऋण के अनुकूल कर देश के विकास में योगदान दे सकता है। कर्ज क्या करता है, हमेशा कर्ज नुकसानदायक नहीं होता है। कर्ज हम
फायदेमंद भी होता है। सस्ता और अनुकूल कर्ज दिया जाए तो हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग पिछले में पढ़े थे सलीम के बारे में। सलीम के पास एक भी पैसा नहीं रहता, 1 रुपये भी नहीं रहता, लेकिन वो जूता का क्या करता है, कारीगर अच्छा रहता है, उसके पास ऑर्डर आता है, वो जूता बनाने का कंपनी से ऑर्डर लेता है, फिर क्या करता है, एडवांस पैसा लेता है, कुछ पैसा बैंक से लेता है, और वो क्या करता है, ऑर्डर को पूरा करता है और अपनी आय को बढ़ाने में सक्षम हो पाता है ना। तो ये होता है। लेकिन जो कि स्वप्ना को देखे थे, वो क्या करती है, अनुत्पादक कार्य के लिए, और वो महाजन से कर लेती है, और उसको अपना जमीन भी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता है ना। तो ये चीज़ होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ कर्जा का क्या स्थिति है। अभी भी शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी बहुत खराब स्थिति है। शहरी क्षेत्र में निर्धन परिवार जो गरीब है, वो क्या करते हैं, अपनी जरूरतों का 54% जो कर्ज जो लेते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं, यानी महाजन से, साहूकार से। ज़्यादा गरीब लोग ही फंसते हैं, है ना। तो 54% कर्ज शहरी क्षेत्र का बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का बात छोड़ दो। गरीब परिवार के लोग 54% लोग अभी भी वर्तमान में अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और यही बता रहा है कि शहरी क्षेत्रों में अमीर परिवार केवल 17% अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं, बाकी 83% तो क्या करते हैं, औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं। शहर में अमीर लोगों की स्थिति ठीक है, या गांव में हो या शहर में हो, अमीर लोग क्या होते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं, तो उनको और फायदा होता है। इसमें क्या हो रहा है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है ना। हम लोग देखेंगे कि औपचारिक स्रोतों को बढ़ाना क्यों जरूरी है ना। तो देखेंगे कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुल ऋण का 50% जरूरतें को पूरा कर पाता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, है ना। इसीलिए औपचारिक क्षेत्रों को और सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि गांव का विकास हो सके। दूसरा, यह भी जरूरी कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो, ये नहीं कि अमीर लोगों को खाली ऋण मिले, गरीब लोगों को ऋण मिले ही नहीं। ये समस्या में सबको ऋण और औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, सबको समान मात्रा में मिले, समान दर पर मिले, तभी हमारा देश का विकास हो सकता है। यानी ऋण का विकास तभी वो देश का विकास तभी होगा जब तो सब व्यक्ति को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके, है ना। और इसीलिए बैंक, यदि कोई कंपनियां बैंक खोलना चाहती है, तो प्राइवेट बैंक खुलता है तो आरबीआई उसको निर्देश देता है। आरबीआई का नियम है कि कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था, कोई भी कंपनी प्राइवेट बैंक खोलना चाहता है, उसका अपनी कुल शाखाओं का 40% शाखा गाँव में खोलना होगा, जितना ब्रांच होगा उसका। ये नहीं शहर में खोल के फायदा कमाने के लिए। अभी गांव में देखोगे एको प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेगा। आप पांडु क्षेत्र में देखो, एक भी 10 क्लास तक प्राइवेट स्कूल नहीं है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल क्यों आता है, सिर्फ पैसा कमाने के, लाभ कमाने के, पढ़ाने के लिए नहीं आता। सरकार का काम है सेवा देना, इसलिए सरकारी क्षेत्र में सरकारी स्कूल गाँव देहात में नहीं मिलता। वैसे ही प्राइवेट बैंक भी फायदा कमाने के लिए कहाँ खोल देगा, बैंक शहरों में। तो उस समय सरकार आरबीआई को निर्देश देता है, यदि आप नया बैंक खोलना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक खोलना चाहते हैं, उसका आपका टोटल कुल ब्रांच का 40% ब्रांच गांव में खोलना होगा। और जितना भी आप कर्ज प्रदान करोगे, ऋण जितना भी प्रदान करोगे, उसका 25% ऋण आपको गरीब परिवार को प्रदान करना होगा, तभी हमारा। इसलिए ऐसा क्यों जाता है, हमारे देश के विकास के लिए। और ये कर्ज ऋण हमारे देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।